हेलो 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 हेलो। सो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बोरासी और मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर तुम तक अच्छे से मेरी आवाज पहुंच रही है और मैं तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहा हूं तो चैट सेक्शन में एटीपी लिख देने का। क्या हाल भाई, क्या हाल? हाउस द जोश, हाउस द जोश भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पीहूराज, अभिजीत, कौशल, ठीक है। ऑल ऑफ यू बेटा, गुड इवनिंग। ऑल ऑफ यू बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी, कैसे हो सभी? जबरदस्त सर, जबरदस्त सर। सो जल्दी से फटाफट से जुड़ जाओ, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो भाई बेसिकली ये लेक्चर नंबर हमारा 2 होने वाला है, ठीक है। लेक्चर नंबर हमारा ये 2 होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे एक बहुत ही प्यारी चैप्टर की जिसका नाम है हमारा अम्ल क्षारक एवं लवण। इसका वन शॉट लेक्चर मैंने कल दिया है तुम लोगों को, कहां पर? हमारे वाईटी चैनल पर। तो चाहो तो वो देख सकते हो, बट बेसिकली मैं तो ये कहूंगा कि पहले इसको खत्म कर लो फिर उसको देखना। तो अम्ल क्षारक एवं लवण, ठीक है। हाँ भाई, तो एक बात ये भी याद रखा करो कि यूट्यूब बैच हमारा अलग चला करता है, ये थोड़ा हमारा अलग चला करता है। उसमें हम पूरे चैप्टर को कंसाइज वे में हम तुम लोगों के सामने रिप्रेजेंट करा करते हैं। यहाँ पर मतलब अब देखो ढेर सारे लेक्चर्स हैं, उनको एक 3 से 4 घंटे की क्लास में, 2 से 3 घंटे की क्लास में उसको खत्म करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कुछ चीजें जो होगी वो थोड़ी उसमें फास्ट होगी, यहाँ पर चीजें स्लो होंगी, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो होगी वहां पर अगर 100% होती है तो यहाँ पर 200% होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, राम राम, बहुत बढ़िया। क्या हाल चाल भाई? हाय सर गरिमा, खुशी तिवारी। तो बेसिकली आज का लेक्चर जो है, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, आज के लेक्चर में हम मेनली कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे हैं होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? शुरुआत करेंगे एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक का जिसका नाम है हमारा इंडिकेटर्स, मतलब सूचक क्या होते हैं, उनके बारे में अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। क्या होते हैं सूचक, जो मैंने तुम लोगों को बताया था, है ना, जो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में जाकर हमें बताते हैं पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। तो सूचक के बारे में अपन चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे H+ और OH- आयन, OH- आयनों की संख्या के आधार पर अम्ल और क्षार का वर्गीकरण, है ना। क्या होते हैं अम्ल, क्या होते हैं क्षार, है ना। और उसमें अगर H+ आयन ज्यादा है तो वो कैसा अम्ल होगा, कम है तो वो कैसा अम्ल होगा। OH- आयन ज्यादा है तो कैसा अम्ल होगा, OH- आयन कम है, सॉरी OH- आयन ज्यादा है तो कैसा क्षार होगा, कम आयन है तो कैसा क्षार होगा, उसके बारे में। फिर हम बात करेंगे अम्लों के गुण की। किसकी बात करेंगे? अम्लों के गुण की, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो भाई आई होप तुम लोग तैयार होंगे, मस्त होंगे। अच्छा एक्सपेरिमेंट ठीक है कर लेंगे, और कुछ? और कुछ? और कुछ भाई? एक छोटी सी चीज और मैं खत्म कर दूं फिर आता हूं तुम लोगों के पास। तो मतलब पूरा मोटो जो है हमारा वो क्या है? हमारा मोटो ये है, ये इस चैप्टर में, है ना, अ, अभी तक हमने ये देखा था कि एसिड बेस सॉल्ट्स क्या होते हैं, ना, सूचक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया था। अब हम थोड़ा सा सूचक के बारे में चर्चा करेंगे। हेलो 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 हेलो। चल, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस इशू है क्या? मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। हेलो 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 हेलो। सही है, ठीक है, सही तो है सर। इट्स फाइन सर, ओके ओके ओके। तो बेटा अब शुरुआत करेंगे, मैंने जैसे तुम लोगों को बताया था, अब सूचक होते क्या है उससे अपन शुरुआत करते हैं। तो सूचक क्या होता है, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, लास्ट लेक्चर में भी तुम लोगों को बताऊं तब, ये एक प्रकार की क्या होती है, डाई होती है, एक मिश्रण टाइप हुआ करता है जो ये बताया करते हैं कि माध्यम अम्लीय है या क्षारीय, है ना, माध्यम अम्लीय है या क्षारीय। तो एक प्रकार की डाई है जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में रंग या गंध को बदलता है, ठीक है। जब हम इसे अम्ल और क्षार में डालते हैं तो ये रंग या गंध में बदलकर हमें बताता है
कि माध्यम अम्लीय है या क्षारीय, मतलब पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। ठीक है, ओके 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 ओके। तो इनके बारे में हमने बात करा था, जैसे कि एक होता है हमारा लिटमस पेपर। क्या होता है? लिटमस पेपर। अब बेटा अपन ना वन बाय वन इन सभी के पास चलेंगे, है ना? तो अगर मैं बात करूं प्राकृतिक सूचक में, किससे मैं बात करूं? मैं प्राकृतिक सूचक में। तो प्राकृतिक सूचक में तीन हमारे क्या है, सूचक है। एक हमारा होता है लिटमस पत्र, दूसरा जो होता है हमारा, अगर हम बात करें लाल पत्ता गोभी। कौन सा गोभी? लाल पत्ता गोभी। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, वो है हमारा क्या? हल्दी। क्या है? हल्दी। अच्छा, ध्यान से सुनो। अगर मैं बात करूं अम्ल की, किसकी बात करूं? अम्ल की। तो अम्ल में अगर तुम कैसा, अगर बात करें, ये जो अम्ल है ना, अम्ल है और एक क्षार है। क्या है बेटा? क्षार है। तो जैसे अगर माध्यम अम्लीय होता है, तो जो नीला लिटमस होता है ना बेटा, नीला लिटमस जो होता है, नीला लिटमस जो होता है, वो कैसा हो जाता है? वो हो जाता है लाल। कैसा हो जाता है? लाल। अब इसकी ट्रिक भी बताई थी, क्या याद रखोगे? अनिल। क्या याद रखोगे? अनिल। तो अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आ नील, अम्ल नीले को लाल। ये ठीक है। क्षार में क्या होता है भाई? क्षार में क्या होता है कि जो लाल लिटमस पत्र होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, जो लाल लिटमस पत्र होता है वो कैसा हो जाता है? वो हो जाता है नीला। कैसा हो जाता है? नीला। कैसा हो जाता है? नीला। ठीक है। हाँ भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिसके लिए तुम छलनी याद रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो? छलनी याद रख सकते हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनो, जो लाल पत्ता गोभी है, जो लाल पत्ता गोभी है, लाल पत्ता गोभी को तुम अम्ल में डालो। किस में डालो? अम्ल में। ये लाल ही रहेगी। कैसी रहेगी? लाल ही रहेगी, मतलब कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। पर जैसे ही तुम इसको किस में डाल दो? क्षार में डाल दो, ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा हरा। तो लाल पत्ता गोभी क्षारीय माध्यम में कैसी हो जाती है? हरी हो जाती है। कैसी हो जाती है? हरी। सेम चीज, हल्दी को तुम, हल्दी को तुम, ठीक है, हल्दी को तुम किस में डाल दो? हल्दी को डाल दो अम्ल में। किस में डाल दो? अम्ल में। तो हल्दी को जैसे ही तुम अम्ल में डालोगे कैसा हो जाएगी? रंगहीन रहेगी। कैसी रहेगी? रंग, सॉरी नॉट रंगहीन, पीली रहेगी। अम्ल में कैसा रहता है हल्दी? पीला। कैसा रहता है? पीला। लेकिन जैसे ही तुम क्षार में डालोगे, किस में डालोगे? क्षार में, ये कैसा हो जाएगा? लाल। वो भी कैसा लाल मेरा? भूरा, भूरा लाल। कैसा रहेगा मेरा? भूरा लाल। वेरी गुड। तो ये कलर तुम लोगों से कभी पूछे जा सकते हैं कि हल्दी का क्षारीय माध्यम में रंग कैसा होता है? लाल मतलब भूरा लाल। ओकेश, ओकेश, ओकेश। तो इनके बारे में मैंने बहुत प्यारी तरीके से तुम लोगों को चर्चा करी थी। आई होप तुम लोगों को ये सब याद होगा, है कि नहीं? ठीक है, ओके ओके ओके। सर आकाश सर ने आपको रोस्ट किया, क्या कहा मेरे को रोस्ट रोस्ट में? क्या करा रोस्ट में मैं, आकाश सर ने मेरे को? चलो, तो प्राकृतिक सूचक क्या हुआ करते थे? वे सूचक, प्राकृतिक सूचक क्या हुआ करते थे? वे सूचक जिनको हम, अरे डंकक सर, पतलू सर, अरे कल अपन ने रोस्ट करा, याद नहीं तुम लोग? ठीक है, चलो। तो इतना चीज क्लियर है कि नहीं? जल्दी से ऊपर थम्स अप कर देना। ये सब चीजों को लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोगों को बताई थी, आई होप तुम लोग क्लियर हो गया होगा। तो भाई संश्लेषित सूचक क्या हुआ करते थे, है ना? और प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक वो होंगे जिनको हम प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त करा करते थे। ठीक है, चलो, चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो 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 चलो, जल्दी से चैट सेक्शन में ऊपर कर दो, बस सब कुछ थम्स अप कर दो। सब कुछ क्लियर है तो हाथ ऊपर।
ठीक है। हाँ भाई, ओकेस 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 ओकेस। तो यही चीजें थी बेटा जो तुम लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, बहुत सिंपल सी चीज थी। अब वन बाय वन अपन इनको उठाएंगे। बेसिकली हम लिटमस पत्र को पहले उठाएंगे। लिटमस पत्र के बारे में थोड़ा पढ़ना जरूरी है, बाकी इनके लिए तो कलर तुम लोगों को ही याद रखना। ठीक है। और एक एनसीईआरटी का और भी प्राकृतिक सूचक है, जैसे एनसीईआरटी का कई सारे चीजें हैं ना, जिनके बारे में मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। टेंशन की बात नहीं। तो 92.44% बच्चों को चीजें क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। चलो अब अपन लिटमस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? लिटमस पत्र के बारे में बात। तो लिटमस पत्र क्या होता है? ये एक प्राकृतिक सूचक है जिसका उपयोग पदार्थ की प्रकृति, अम्लीय या क्षारीय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। किया जाता है ना। तो माध्यम अम्लीय या क्षारीय, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलो अब लिटमस विलयन कैसा होता है भाई? लिटमस विलयन जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। मतलब ना तो वो अम्लीय माध्यम में ना क्षारीय माध्यम में, तो वो कैसा रंजक होता है? बैंगनी रंजक होता है। इसको निकाला कहाँ से जाता है? तो देखो प्लांट्स में क्या होता है, एक थैलोफाइटा समूह होता है ना। उसमें एक पौधा होता है, लिचेन हो या फिर लाइकेन हो, है ना। लिचेन हो या फिर क्या हो, लाइकेन हो, पौधे से निकाला जाता है। ठीक है। कई सारे ग्रुप्स होते हैं, है ना। कई सारे ग्रुप्स होते हैं प्लांट्स के अंदर भी, कई सारे होते हैं ग्रुप्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो उन ग्रुप्स के अंदर एक थैलोफाइटा समूह होता है। उन थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे या लाइकेन पौधे से इसको प्राप्त किया जाता है। प्राय इसे सूचक के तरह उपयोग किया जाता है। मतलब इसको हम इंडिकेटर की तरह उपयोग करते हैं, सूचक की तरह उपयोग करते हैं। अच्छा, लिटमस जब का ना कोई विलयन ना अम्लीय है ना क्षारीय है, तो ये कैसा हो जाता है? लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय होता है, तब ये कैसे रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। आए बैंगन, है ना, बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे पदार्थ, अब कई सारे पदार्थ होते हैं, जैसे कि लाल पत्ता गोभी मैंने तुम लोगों को बताया, हल्दी तुम लोगों को बताया, और भी होते हैं जैसे हाइड्रेजिया, पिटूनिया, जेरानियम, है ना। जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करती है। इन्हें अम्ल सारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कहा करते हैं। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो तुम लोगों को मैं बताने की कोशिश कर रहा था, है ना। कौन कौन से एग्जाम्पल्स, इनके बस नाम याद रखना। बाकी जिनके बारे में बताना था वो मैंने तुम लोगों को बता चुका हूँ, है ना। जिनके बारे में बताना था वो तुम लोगों को मैंने क्या कर चुका हूँ, अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है। चलो, तो ये जो थे वो काफी अच्छे खासे इंपॉर्टेंट थे, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। चीजें क्लियर है? पक्का? क्या होता है अम्लीय माध्यम, क्या होते हैं क्षारीय माध्यम, उसके बारे में अपन ने थोड़ा सा तुम लोगों को बता दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओए होए होए, ओहो। अच्छा, अच्छा ध्यान से सुनो। लिटमस के बारे में फिर से अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे, है ना। लिटमस के बारे में फिर से अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो मैंने बताया प्राकृतिक सूचक है जिसका उपयोग पदार्थ की प्रकृति, अम्लीय क्षारीय निर्धारण में करी जाती है, करी जाती है। चलो, अब जो लिटमस होता है उसको अपन कहाँ से प्राप्त करा करते हैं, अभी मैंने थोड़ा सा तुम लोगों को बताया। तो लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। भाई कहाँ से निकाला जाता है? मैंने तुम लोगों को अभी बताया। पोल तुम लोगों के सामने आ चुका है, 45 सेकंड दूंगा, जल्दी से आंसर दे। वेरी गुड। बहुत अच्छे। मोस्ट ऑफ द बच्चे अगर हम बात करें ट्राई करेंगे सही आंसर देने का, नहीं करेंगे तो हम तो हैं। हो गया? पक्का? तो मैंने तुम लोगों को बताए थे थेलोफाइटस समूह के लाइकेन पौधे या लेचेन पौधे से इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है। हाँ, अभी तुम लोगों से ये भी पूछ लिया जाए समूह कौन सा होता है, थेलोफाइटस समूह। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लाइकेन, जो ऑप्शन नंबर ए है। ए के ऊपर टिक लगाकर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आंसर क्या हो। 85.59% बच्चों ने सही आंसर दिया, बाकियों ने गलत दिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा बेटा वो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे या लिचेन पौधे से इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है।
इमली में कौन सा अम्ल होता है? अब देखो, मैं तुम लोगों को ने पिछला लेक्चर देखे हैं कि नहीं अच्छे से। इमली में कौन सा अम्ल होता है? कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, अब लॉ वाइस है क्या? है ना? चलो बताओ भाई, इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में कौन सा अम्ल होता है? हम्म। चलो मैं थोड़ा थोड़ा बताते चलता हूँ। जो लैक्टिक अम्ल होता है वो खट्टे दूध में होता है। खट्टा दूध मतलब दही में हुआ करता है लैक्टिक अम्ल। जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है बेटा वो होता है टमाटर में। किसमें होता है? टमाटर में। जो मैथेनोइक अम्ल होता है वो चींटी का जो डंक होता है ना, चींटी का जो डंक होता है, चींटी का जो डंक होता है, या फिर जो नेटल का डंक होता है। मैथेनोइक अम्ल को फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। नेटल का डंक जो हुआ करता है। और जो टार्टरिक अम्ल होता है ये होता है इमली में। तो ऑप्शन ए किस किसने लगाया देखता हूं। पढ़ नहीं रहे हो तुम, है ना? 89.29% बच्चों ने सही आंसर दिया। बेटा क्या कर रहे थे पिछले लेक्चर से? अच्छा, अब हम बात करेंगे कई सूचक जो होते हैं ऐसे, है ना? कई सूचक ऐसे हुआ करते हैं बेसिकली, जो क्या हुआ करते हैं, जिनको हम कृत्रिम रूप से बनाया करते हैं। कृत्रिम मतलब जिनको हम खुद बनाया करते हैं। जैसे मैं तुम लोगों को दो सूचक के नाम बताऊं, है ना? कोई दो सूचक बताऊं। लेकर आया मैं अभी, मैं दो सूचक लेकर आया। तो ये दो सूचक, ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है तुम लोगों को, इसको अपन बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज। क्या बोलते हैं? मिथाइल ऑरेंज। और ये जो दिख रहा है इसको मैं बोलता हूँ फिनोफ्थलीन। क्या बोलता हूँ? फिनोफ्थलीन। ठीक है बेटा, चलो तो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। तो ठीक है, थोड़ा सा केमिकल निकाल लेते हैं, है ना? थोड़ा सा केमिकल निकाल लेते हैं फिर अपन स्टार्ट करते हैं। चलो, हाँ हाँ हाँ। तो बेसिकली तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा वाटर ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? थोड़ा सा वाटर ले रहा हूँ। चलो, थोड़ा सा मैं क्या ले रहा हूँ? वाटर ले रहा हूँ। ये बेटा क्षारीय विलयन है। कैसा विलयन है? क्षारीय विलयन। क्योंकि मैंने इसके अंदर कॉस्टिक सोडा ऐड कर लिया। क्या ऐड कर लिया? कॉस्टिक सोडा ऐड कर लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक मैं क्षारीय विलयन डालूंगा, सॉरी फिनोफ्थिलीन डालूंगा। कैसा डालूंगा? फिनोफ्थिलीन डालूंगा। अब फिनोफ्थिलीन को अगर तुम लोग देखोगे, ठीक है, तो मैं एक टेस्ट ट्यूब लेकर बताता हूँ उसमें, है ना? टेस्ट ट्यूब लेकर बताता हूँ बहुत प्यारे तरीके से, अगर मैं तुम लोगों को बता पाऊँ। ठीक है, मैं क्या लेता हूँ, एक टेस्ट ट्यूब लेता हूँ। टेस्ट ट्यूब मतलब मेरे पास एक लाइक एक परख नली लेता हूँ। इस परख नली में मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तो परख नली मेरी कहाँ गई? ये। अब एक्सपेरिमेंट देखना है तो देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ भाई। तो ये हमारे पास, ये अगर बात करें परख नली है। इस परख नली के अंदर मैं कुछ डाल रहा हूँ, लाइक मैं डाल रहा हूँ हमारा फिनोफ्थिलीन। अब इस फिनोफ्थिलीन को बच्चे तुम देखोगे तो देखो एक रंगहीन है। इसके अंदर कुछ दिख रहा है क्या तुम लोगों को? बताओ, कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। कृत्रिम का मतलब मानव निर्मित, मानव द्वारा निर्मित। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? मानव द्वारा निर्मित। तो कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे फिनोफ्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, इओसिन भी सूचक है जो क्या है? मानव निर्मित। बताओ इसके अंदर कुछ दिख रहा है क्या? और मेरे ये हाथ में कुछ है क्या? नहीं है ना। अब देखो, इन दोनों को मिक्स कर रहा हूँ, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ? मिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, चलो तुम लोग देखोगे, क्या देखोगे? ये बॉयज, मैजिक ऑफ द केमिस्ट्री। कैसा हो गया? पिंक कलर का हो गया। 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 तो अभी रंगहीन था, अब कैसा हो चुका है? पिंक कलर का हो चुका है। अभी रंगहीन था, अब कैसा हो चुका है? पिंक कलर का हो चुका है, गुलाबी कलर का हो चुका है। समझ रहे हो मेरे लाल? कैसा हो चुका है?
गुलाबी रंग का हो चुका है। कैसा हो चुका है? गुलाबी रंग का हो चुका है। तो बेसिकली अगर मैं फेनोल्फथलीन की बात करूं, किसकी बात करूं? फेनोल्फथलीन की बात करूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? फेनोल्फथलीन की। तो जो फेनोल्फथलीन होता है बेटा, है ना, वो क्या होता है? इसको हम जैसे ही किस में डालते हैं? अम्ल में डालते हैं। किस में डालते हैं? अम्ल में। तो अम्ल में तुम जैसे ही डालोगे कैसा रहेगा? रंगहीन। कैसा रहेगा? रंगहीन। किसमें? अम्ल में। बट जैसे ही तुम इसको डालते हो किसमें? क्षार में। किसमें डालते हो? क्षार में। ये हो जाता है गुलाबी आंखें जो बच्चों देखी। कैसा हो जाता है? गुलाबी। गुलाबी तुम लोगों ने देखा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आला आइला जादू। तो बेसिकली जब कोई रासायनिक पदार्थ या फिर जब कोई ऐसा मतलब फेनोल्फथलीन एक ऐसा सूचक है जो क्षारीय माध्यम में जाकर हमें ये बताता है कि कैसा हो जाता है वो गुलाबी, ना माध्यम क्या है? क्षारीय। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा अम्लीय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? अम्लीय हो जाएगा तो चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं एक और जो बहुत प्यारा सा सूचक है जिसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। तो इसका रंग क्या है बेटा? ऑरेंज है। अभी कैसा रहेगा? ये ऑरेंज रहेगा कुछ इस प्रकार से। जैसे ही तुम इसको किस में डालते हो? क्षार में डालते हो। कैसा हो जाते हो? क्षार में डालते हो। ये हो जाता है पीला। कैसा हो जाता है? पीला। अभी बताएंगे पीला कैसे हो जाता है। वही बात करें, जैसे ही तुम इसको एसिड में डालते हो। किस में डालते हो? एसिड में। तो जैसे ही तुम अम्ल में डालते हो, किस में डालते हो? अम्ल में डालते हो, तो ये कैसा हो जाता है? लाल। कैसा हो जाता है? लाल। तो मिथाइल ऑरेंज का अम्ल में कैसा रंग होता है? वो होता है लाल। क्षार में कैसा होता है? वो कैसा होता है? अगर हम बात करें, ठीक है, वो कैसा हो जाता है हमारा? लाल। ठीक है, एक और एक्सपेरिमेंट में करके दिखाता हूं तुम लोगों को। अच्छा, अब जैसे कि ये ले लेता हूं मैं, बहुत सिंपल सा पानी, इसके अंदर मैं ले लेता हूँ एक क्षारीय विलयन, कॉस्टिक सोडा ही ले लेता हूं, है ना। तो तुम लोग देख पा रहे हो ये कैसा रंग है बताओ? अभी क्षारीय है। और इसके अंदर जो रंग होता है बेटा, देखो इसके अंदर कौन सा रंग है? येलो। कैसा है? येलो, है ना। मिथाइल ऑरेंज जो है वो कैसा है? येलो। मैं थोड़ा ऊपर से डालूंगा, तुम लोगों को दिखता हुआ भी दिखेगा कि ये कैसे रंग का है? येलो रंग का है। कैसे रंग का है? येलो। पीले ओ, अगर हम बात करें, सॉरी, ये ऑरेंज रंग का है। कैसा है? ऑरेंज। अभी देखो बाहर से भी ये कैसा दिख रहा होगा? येलो दिख रहा है बाहर से, है ना, हल्का सा गिर चुका है, कैसा है? येलो। अब मैं इस येलो रंग को देखो इसके अंदर डाल रहा हूँ, तो अगर तुम देखोगे थोड़ी देर में ये कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पीला। कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पीला। कैसा हो जाएगा मेरे लाल? पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा मेरे लाल? पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा मेरे लाल? पीला हो जाएगा। तो तुम लोग देखोगे थोड़ी देर में कैसा हो चुका है? पीला हो चुका है। कैसा हो चुका है? पीला। कैसा हो चुका है? पीला हो चुका है। कैसा हो चुका है? पीला। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब याद रखना मिथाइल ऑरेंज ने कौन सा रंग दिया है? हमारे हमारे क्षारीय माध्यम में कैसा दिया है अगर हम बात करें? वो दिया है हमारा पीला। कैसा दिया है? पीला। अच्छा अम्लीय माध्यम में कैसा देते हैं? तो अम्लीय माध्यम भी डाल के दिखा देता हूँ। तो मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ विनेगर। कैसे डाल रहा हूँ? विनेगर। क्या डाल रहा हूँ? विनेगर। मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, देखो विनेगर, ये मैंने डाल दिया विनेगर। मतलब विनेगर में क्या होता है? अम्ल होता है। अभी बताया मैंने तुम लोगों को, एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। इस एसिटिक अम्ल के अंदर मैं एक हमारा क्या डाल रहा हूं? मैं एक हमारा मिथाइल ऑरेंज डाल रहा हूं। देखो फिर से ऑरेंज कलर है, ये एसिटिक अम्ल के अंदर डालेंगे पर ये कैसा निकलेगा? लाल। कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो तुम लोग अगर थोड़ी देर में देख पाओ तो ये कैसा हो चुका है? बताओ बताओ बताओ, कैसा हो चुका है? कैसा हो चुका है? लाल हो चुका है। वेरी गुड। कैसा हो चुका है? लाल। अब इन तीनों को मैं गायब करके बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है, मतलब इनका अपने आप चेंज करके बताऊंगा बस थोड़ी देर में। तो बेसिकली पंकज सर तुम लोगों को सिखाना क्या चाहते हैं? पंकज सर कोई चीज रटवाना नहीं चाहते कि मिथाइल ऑरेंज एक ऐसा सूचक है, जैसे ही क्षार में डाला वो कैसा हो गया? पीला। जैसे ही अम्ल में डाला वो कैसा हो गया? लाल। और होता वो बेसिकली ऑरेंज है जो बॉटल के अंदर दिख रहा था। फिनोल्फथलीन कैसा होता है बेटा? रंगहीन ही होता है। कैसा होता है? रंगहीन।
हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे अम्ल में डाला तो रंग ही नहीं रहा, लेकिन जैसे ही क्षार में डाला कैसा हो गया, गुलाबी आंखें, गुलाबी फिनोप्थलीन। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो पंकज सर आप लोगों को बताना चाह रहे थे बहुत बढ़िया तरीके से। आई होप तुम लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अच्छा, कई सूचक ऐसे हुआ करते हैं बेटा जो अपने रंग या सॉरी रंग सूचक में बात कर रहे थे अपन, वो रंग ये सूचक हुआ करते, पर ऐसे पदार्थ हुआ करते हैं जिनकी गंध जो होती है वो अम्लीय या क्षारीय के माध्यम में क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है। इन्हें हम कहा करते हैं गंधीय सूचक या फिर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे कि बेटा अगर मेरे पास एक प्याज है, यहां पर मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया यहां पर अम्ल, क्या ले लिया, अम्ल, और यहां पर मैंने ले लिया क्या बेटा, क्षार। तुम लोगों को अगर मैं बताऊं, जैसे ही अपन ने इसको अम्ल में डालते हैं, जैसे हम इसको इसमें डालते हैं, अम्ल में डालते हैं, सारी स्मेल वैसे की वैसी रहती है, प्याज की स्मेल आती है। लेकिन जैसे ही क्षार में डालते हैं तो कोई स्मेल नहीं आती, ये अपनी गंध को जो है वो खो देता है। तो हम ये बोलते हैं कि भाई जैसे ही माध्यम अगर अम्लीय होगा तो प्याज की गंध वैसे की वैसी रहेगी, पर अगर माध्यम क्या रहेगा, क्षारीय रहेगा, माध्यम क्या रहेगा, अगर क्षारीय रहेगा तो प्याज की गंध क्या होगी भाई, चली जाएगी, क्या रहेगी, चली जाएगी। तो भाई प्याज ने हमें बता दिया माध्यम अम्लीय है या क्षारीय। जैसे अम्ल में डाला हमारा क्या हो गया, जैसे अम्ल में डाला हमारी क्या गंध वैसी की वैसी रही। जैसे विनेगर वगैरह में तुम कभी होटल्स वगैरह में खाने जाओ तो कई लोग विनेगर के अंदर प्याज को डुबो कर दिया करते हैं, तो वहां पर अम्ल में प्याज की जो अगर मैं बात करूं, प्याज की जो गंध थी वो क्या रही, वैसी की वैसी रही। लेकिन जैसे हम क्षार में डाल दो, साबुन के पानी में डाल दो, तुम लोग थोड़ी देर बाद देखोगे प्याज की जो गंध है वो चली जाएगी। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया। ओके ओके ओके, चलो अगला देखते हैं। अच्छा, अगला जैसे कि और भी कई ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि एक होता है नीलगिरी का पत्ता, नीलगिरी की पत्ती, ये भी बेटा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होती है, मतलब हमारे गंधीय सूचक होती है। लौंग हो गया, क्या हो गया, लौंग हो गया, लौंग भी क्या है, गंधीय सूचक है। वैनिला हो गया, वैनिला समझते हो, वैनिला एसेंस हो गया, है ना। प्याज हो गया, कैसा हो गया, प्याज हो गया। तो सभी के सभी हमारे क्या होने वाले हैं, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, वेरी गुड वेरी गुड, यही तो चाहता हूं। अब जल्दी से एक बार, है ना, थम्स अप कर दो तो मुझे भी फील हो जाए कि हाँ भाई मेरे बच्चे को पढ़ा रहा हूं मैं, है ना। मुझे मेरे बच्चे थम्स अप कर दो जल्दी से, मुझे लगे कि मेरे बच्चे मेरे को सीख रहे हैं। तो ये सभी है ना अपनी गंध में परिवर्तन ले आते हैं, मतलब कुछ ना कुछ भिन्न ले आते हैं जिसमें आपको, वेरी गुड। ठीक है, तो ये कुछ पदार्थ हुआ करते हैं, है ना, जिनका काम है, अगर हम बात करें जिनसे ये गंधीय सूचक होते हैं जो अपनी गंध में परिवर्तन ले आते हैं। एक बार और वॉइस देख लेता हूं। हेलो 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 हेलो, अब ठीक है। कल शाम आंखों पर, चलो बड़े आगे, ठीक ठीक ठीक, शो रिजल्ट्स करेंगे। आई होप तुम लोगों को सभी को समझ में आया होगा। 92.4% बच्चों ने, अगर मैं बात करूं, सारी चीजें क्लियर करके आए हैं, सारी चीजें क्लियर कर कर आए। अब मैं बताता हूं सार्वत्रिक सूचक क्या हुआ करता है। देखो ऐसा बेसिकली कई सूचकों का ये मिश्रण हुआ करता है, कई सूचकों का क्या हुआ करता है, मिश्रण होता है। तो कई सूचकों के मिश्रण को सार्वत्रिक सूचक के नाम से जाना जाता है ना। मतलब हमने एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बना दिया, किसका बना दिया, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बना दिया। तुम लोगों को बताऊंगा अम्ल और क्षारक की प्रबलता के आधार पर, है ना, यह बेसिकली क्या होता है, अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं यहाँ पर अम्ल और क्षारक की प्रबलता के बारे में अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें, तो बेसिकली क्या होता है कि एक पीएच स्केल होता है, जैसे स्केल होता है ना, इस पीएच के स्केल का जो मिड पॉइंट होता है वो बेटा कितना होता है, 7, कितना होता है, 7, जिसको मैं बोलता हूँ जल, क्या बोला, मतलब उदासीन, क्या बोला करता हूँ, उदासीन। तो जैसे कि देखो एक बात बताओ कि हमारे पास थर्मामीटर जो होता है, वो थर्मामीटर क्या बताया करता है कि किसी चीज का ताप कितना है, कितने चीज का ताप कितना है।
है ना। और एक एक सीमित वैल्यू होती है, उससे अगर ज्यादा होगा तो बुखार होगा, सिंपल सी चीज। वैसे ही एक स्केल होता है जिसके अंदर 14 तक अंक होते हैं, ये 14 है ना, और ये 0 से लेके 14 तक। इसका जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है बेटा, 7। क्या होता है, 7। और 7 में क्या होता है, 7 पर होता है ये उसका माध्यम उदासीन। क्या होता है, उदासीन। और 7 से जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है ज्यादा, मतलब पीएच मान की वैल्यू बढ़ती है। पीएच मान ये बताता है कि कोई चीज अम्लीय है या क्षारीय है, वो वैल्यू एक आ जाती है, वो बताऊंगा आगे चल के, मैं टेंशन। तो 7 से जैसे ही अपन आगे जाते हैं, 7 से जैसे ही अपन आगे जाते हैं, 7 से अपन जैसे ही आगे जाते हैं, तो माध्यम कैसा होता है, क्षारीय। कैसा होता है, क्षारीय। और 7 से जैसे ही पीछे आते हैं तो माध्यम क्या होता है, अम्लीय। कैसा होता है, अम्लीय। पीएच के बारे में बात करें, एक पीएच वैल्यू के बारे में बात करेंगे, डीप में डिस्कशन करेंगे, टेंशन की बात नहीं। लेकिन पीएच एक स्केल होता है जिसके अंदर 0 से लेकर 14 तक की गिनती होती है। 7 अगर किसी चीज की वैल्यू, किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो वो कैसा होगा, उदासीन। अगर 7 से ज्यादा है वो होगा क्षारीय, और जो उससे पीछे है वो होगा हमारा अम्लीय। 7 से ज्यादा है तो वो होगा हमारा क्षारीय, और जो हमारा 7 से अगर पीछे है तो वो क्या होगा, अम्लीय। तो ये स्केल के बारे में तुम लोगों को पता चला बहुत ध्यान से। अब ध्यान से अगर सुनो, अब अगर मैं बात करूं, बहुत प्यारी सी चीज है, ध्यान से सुनना, कि ये जो उदासीन पदार्थ है, जिसका अगर मैं बात करूं, जिसका जो तुमसे अगर मैं पूछूं, उदासीन पदार्थ है जिसका पीएच मान कितना है, 7 है। जिसका पीएच मान कितना है अगर बात करें, 7 है। ठीक है, हाँ भाई। अब जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, जो सार्वत्रिक सूचक होता है, कुछ इस प्रकार से, जैसे पीएच वैल्यू 7 आएगी मतलब माध्यम उदासीन होगा, तो हल्का सा अगर हम बात करें, पीला हरा रहेगा। कैसा रहेगा, ये पीला हरा। यहाँ पर तुम देखोगे हल्का सा पीला पीला परन आ रहा है, और यहाँ पर हरा रंग आ रहा है। तो उदासीन माध्यम में तो ये बताएगा पीला हरा कलर है। ठीक है, ज्यादा ही अम्लीय माध्यम में तो तुम देखोगे लाल, थोड़ा कम अम्लीय माध्यम में तो थोड़ा तुम देखोगे येलो, है ना, इस तरीके की चीज है। और जैसे 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 हम क्षार की तरफ जाएंगे तो थोड़ा भट्टे से कलर का, इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पीएच के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक अलग है, लेकिन मैंने तुम लोगों को बताया कि भाई यूनिवर्सल इंडिकेटर कुछ इस प्रकार से करता, सार्वत्रिक सूचक इस प्रकार से करता। पक्का, बहुत बढ़िया। चलो, अब मैं तुम लोगों को कुछ कंसेप्ट सिखाता हूं, ध्यान से सुनना। H प्लस और OH माइनस आयनों की सांद्रता के आधार पर अम्ल एवं क्षार का वर्गीकरण। OH माइनस, प्रबल अम्ल क्या होंगे भाई, वे अम्ल जो अधिक मात्रा में कौन से आयन उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रबल अम्ल क्या होते हैं, जैसे HCl हो गया। क्या हो गया, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl हो गया, जिसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाँ भाई, ऐसे लिख लेते ना। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बेसिकली जितने भी खनिज अम्ल होते हैं ना, मैं तुम लोगों को एक बहुत प्यारी सी बताऊं, मोस्ट ऑफ द खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, क्या वो प्रबल अम्ल है, हाँ, क्योंकि ये अधिक मात्रा में H प्लस आयन मुक्त करता है। अच्छा, क्या हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल सर प्रबल अम्ल है, हाँ, ये खनिज अम्ल है जो अधिक मात्रा में H प्लस आयन मुक्त करता है। तो ऐसे अम्ल जो बहुत अधिक मात्रा में H प्लस आयन मुक्त करते हैं अपने जली विलयन में, ठीक है, उसको अपन बोला करते हैं क्या, प्रबल अम्ल। क्या बोला करते हैं, प्रबल अम्ल। अच्छा, नाइट्रिक अम्ल होगा क्या सर, अरे होगा ना, नाइट्रिक अम्ल होगा क्या, हाँ होगा, जो क्या होता है HNO3। ठीक है, HNO3 मैं लिख देता हूं अच्छे से, HNO3। ठीक है, चल, बहुत बढ़िया। पक्का, हाँ भाई। दुर्बल अम्ल क्या होंगे, जो अम्ल जलीय विलयन में कम H प्लस आयन मुक्त करते हैं, कम H प्लस आयन मुक्त करते हैं, मतलब उनको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। बेसिकली जितने भी प्राकृतिक अम्ल हैं या फिर कार्बनिक अम्ल है, जितने भी क्या है बेटा, कार्बनिक अम्ल है, वो ज्यादातर, ज्यादातर है ना, अधिकतर क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। और जितने भी प्रबल अम्ल, जो मतलब हमारे खनिज अम्ल होते हैं, वो ज्यादातर क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। वो कैसे होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है, तो इससे एग्जांपल्स याद रखना। अब कार्बनिक अम्ल के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, जैसे एसिटिक अम्ल, उदाहरण क्या लिखोगे, एसिटिक अम्ल। ठीक है, एक एक अम्ल होता है कार्बनिक अम्ल, अगर तुम लोगों ने सुना हो, तो नहीं सुना तो बता देता हूं। कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल क्या होता है मालूम, जो तो कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, तो
कार्बनिक अम्ल बेसिकली बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया से, जिसका सूत्र होता है, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है, CH3COOH, और कार्बनिक अम्ल का सूत्र होता है H2CO3। तो H2CO3 किसका फॉर्मूला होता है, अगर बात करें कार्बनिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। अच्छा, दुर्बल अम्ल इतने दुर्बल होते हैं कि इनके तनु विलीन का उपयोग हम पीने के लिए कर सकते हैं, है ना, एक खाद्य पदार्थ के लिए कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा हूं मैं, दुर्बल अम्ल, क्या बोला है मैंने, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल का तनु अम्ल पीने के लिए सुरक्षित होता है। कभी लोग पिया करते हैं एप्पल साइडर विनेगर पिया करते हैं, कई लोग इस तरीके की चीजें करा करते हैं, ठीक है। इसलिए इनका उपयोग खाद्य सामग्री के लिए किया जाता है। जैसे कि विनेगर हो गया, एसिटिक अम्ल में क्या होता है, विनेगर होता है। एसिटिक अम्ल, विनेगर में क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है, या विनेगर हो, ऐसा चाउमीन वगैरह हम बनती है तब वो यूज करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स क्या होती है, वो क्या होती है हमारी, कार्बनिक अम्ल होती है। क्या होती है, कार्बनिक अम्ल होती है। क्या होती है, कार्बनिक अम्ल होती है, ठीक है। चलो, अच्छा, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार क्या होंगे, जो अधिक मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न करेगा वो प्रबल क्षार, जो कम मात्रा में OH माइनस उत्पन्न करेगा दुर्बल क्षार। जल्दी से बताओ, ये कोई, जल्दी से बताओ, सारी चीजें क्लियर है कि नहीं, मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूँ। थम्स अप कर दो। सर कल मैंने विनेगर पिया। चलो, बहुत बढ़िया। चेक डाउट, चेक डाउट, चेक डाउट। चलो, इसके साथ मैं डाउट भी देख लेता हूँ, रीसेंट देखते चलते हैं। सर तनु क्या होता है जिसमें बेटा वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। सर आयुपेसी नाम कब सिखाओगे बेटा, 4th चैप्टर में सीखेंगे उसको। सर कैसे पता चलेगा कि कौन प्रबल है और कौन दुर्बल, बेटा जो अधिक मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न करेगा वो प्रबल, या H प्लस आयन में उत्पन्न करेगा वो प्रबल, और जो कम मात्रा में करेगा वो दुर्बल। सर 7 डेट का लीव है क्या, बेटा आइडिया नहीं है। पीएच से भी अपन आइडिया लगाएंगे कि कौन ज्यादा प्रबल है, जिसका अम्ल प्रबल होगा उसकी पीएच वैल्यू बहुत कम होगी, है ना। पीएच से अपन आइडिया लगाएंगे। सर H प्लस आयन और OH माइनस आयन क्या होते हैं, बेटा कुछ आयन्स होते हैं। सर ये फेयर कॉपी में करना है, सब लिखना है भाई। सर केमिस्ट्री पढ़ने में अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच बच्चे। कार्बनिक अम्ल को खनिज अम्ल क्या है सर, नहीं नहीं नहीं, कार्बनिक अम्ल नहीं। सर कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा H प्लस आयन मुक्त करेगा, पीएच में अपन आइडिया लगाएंगे, मैं तुम लोगों को बताऊंगा। वहां पर H प्लस आयन की सांद्रता निकाल जाती है, कक्षा 9वीं के अंदर अपन ने पढ़ा हुआ है। डाउट। सर सार्वत्रिक सूचक क्या है, बेटा कई सारे की सूचकों का मिश्रण होता है जो हमें बताता है कि माध्यम अम्लीय या क्षारीय। NaCl2 का मतलब क्या है, भगवान जाने। NaCl होता है बेटा सोडियम क्लोराइड, एक लवण होता है। अमल अमल कैसे मानते हैं, जो H प्लस आयन मुक्त करते हैं उन्हें हम मानते हैं। सर क्या कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसका मान 0 से कम या 14 से अधिक हो ना। सर उदासीन का मतलब क्या होता है, बेटा जो जो ना अम्लीय है ना क्षारीय, बीच का है ना। उदासीन का मतलब जो बीच का है बेटा, जिसका कोई अगर बात करें जैसे पानी ना अम्लीय है ना क्षारीय। सार्वत्रिक सूचक को डिटेल में बताइए। सर थोड़ा फास्ट कर लेंगे। पीएच क्या होता है, डीप डीप में डिस्कशन करेंगे बेटा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऊपर बेस्ड होता है वो। सर गोल्ड एंड प्लेटिनम दुनिया में किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन स्कूल में पूछा था, आंसर क्या है बेटा, 3rd चैप्टर के अंदर मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, लेकिन तुम लोगों के लिए बता देता हूँ, एक्वारेजिया के साथ वो अभिक्रिया कर लेता है ना, वो तुम लोगों को मैं बताऊंगा आगे। सर हमें पीएच पढ़ाती की आवश्यकता क्यों है, तभी तो पता चलेगा बेटा कोई अम्ल कितना प्रबल है कितना दुर्बल है। सर ऐसे कैसे को भी बना देते हैं, बना है। सर वाटर का पीएच मान 7। डाउट। सांद्र किसे कहते हैं, सांद्र में क्या होता है बेटा, जो मात्रा होती है विलय की, विलय और विलायक अगर तुम लोगों ने कक्षा 9वीं के अंदर पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो, विलय क्या होता है, जैसे पानी है, पानी के अंदर तुमने थोड़ा सा नमक घोल दिया तो नमक क्या है, कम मात्रा में, तो इसको अपन विलय कहते हैं। तो ऐसा घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होना चाहिए लेकिन वो बहुत अधिक मात्रा में, वहां पर सांद्र। सर आप इतने पतले क्यों, सर उदासीन पदार्थ क्या है भगवान। चलो, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंस, बस पढ़ेंगे ना बेटा, अभी तो बस जितनी चीज नेसेसरी उतनी चीज पढ़ो, जितनी चीज नेसेसरी उतनी चीज पढ़ो। 89.68 पढ़े, अभी जो जो बताया उतने में कोई डाउट है तो बताओ, अब तुम लोग आगे की चीजें पूछ रहे हो तो वो तो
बाकी बच्चे बेटा परेशान हो जाएंगे ना, तुम लोग कहीं पढ़ लिया था चलो ठीक है, पर जो जो चीजें मैं वो जब वो टॉपिक पढ़ाऊंगा तुमने ऐसी चीजें पढ़ी नहीं होंगी कहीं। चलो, तो ये क्वेश्चन मैंने तुम लोगों के सामने लेकर आया। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एक प्रबल अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एक प्रबल अम्ल है? चलो, प्रबल अम्ल इनमें से कौन सा है तुम लोगों को बताना है। मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं तुम लोगों के सामने, आराम से इसका आंसर देना। ठीक है, ले आऊं? चलो, मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं, करो भाई, दो आंसर। नाम, हाँ बेटा मेरी टीम ज्वाइन कर लो, नाका सर के दीवाने ना, बिलाल सर के दीवान, हम तो एटीपी के दीवान। मेरे दीवाने मत बनो, दीवानियों की जरूरत है, दीवानों की नहीं। ओ हो सर क्या बोल दिया, सर क्या बोल दिया आपने, ऐसे मत बोलने लगना। क्या है यार, एकदम गलत आंसर दे देते हो, कई बच्चे ने गलत आंसर दे दिया। CH3COH क्या है? कार्बनिक अम्ल है, प्रबल होगा क्या? नहीं। H2CO3 कार्बनिक अम्ल है, ये प्रबल होगा क्या? नहीं। HCl जो होता है वो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो कि प्रबल अम्ल होता है, खनिज अम्ल होता है, सी पे लगाना था टिक। 78.58% बच्चे बोले तुम लोगों को ये प्रबल अम्ल लग रहा है क्या? इसको डेली तू पी रहा है, तो कौन सा अम्ल प्रबल अम्ल है? ये इसको डेली पी रहा है तू, ये भी डेली पी रहा है। प्रबल अम्ल को डेली पी सकते हो क्या? मुंह उठा के कोई भी आंसर दे देते हो, ऐसा चलेगा क्या? हाँ, ऐसे चलेगा? कोई भी मुंह उठाए और बिल्कुल सही आंसर दे दिया। मात्र 78% बच्चों ने सही आंसर दिया, बाकी बच्चे क्या कर रहे हो? पहले आना है बोल में, बहुत गुस्सा करता हूं मैं। हाँ भाई भाई भाई, यहाँ के एकदम ऐसे हप कर दिया मैंने। सॉरी सर, सर मुझे पता नहीं था सर, सर अगली बार से बिल्कुल पक्का आंसर दूंगी सर। हाँ सर। हाँ, चिलगोजो, सॉरी सर माफ कर दो सर। माफ करेगा। चले इधर आओ, चैट ऑफ करूंगा और बहुत ही प्यारे से टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूंगा, अम्लों के गुण के। तो मित्रों, अम्लों का जो गुणों के बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं वो ध्यान से सुनना। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, पहली चीज तो ये तुम लोगों से पूछ ली जाएगी, अम्ल कैसे स्वाद के होते हैं? तुम लोग बोलोगे खट्टा। कैसा होता है? खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। तो अम्ल जो होता है भाई स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। ये चीज तो ध्यान रखनी है। अम्ल जो है वो नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अम्लीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, किसका संचालन करता है? विद्युत का संचालन करता है। कौन करता है? अम्ल करता है। कौन करता है? अम्ल करता है विद्युत का संचालन। कोई दिक्कत की बात है नहीं। अच्छा, विद्युत का संचालन कहां पर होगा? जहां पर बेटा कोई आवेशित कण हो। आवेशित कण का मतलब, तुम लोगों ने विद्युत धारा अगर आकर्षण ने कभी पढ़ाई हो, गलती से नहीं पढ़ाई तो मैं बता देता हूँ। विद्युत धारा कब प्रवाह होती है? जब आवेश प्रवाह होता है। क्या होता है? आवेश प्रवाह होता है। बेसिकली विद्युत धारा की डेफिनेशन ही यही है, आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो जहां पर आवेश होगा, क्या इनके ऊपर आवेश होता है? हाँ होता है। अम्ल में आवेश होता है? हाँ होता है सर। कौन से आयन होते हैं बताओ? इसके अंदर सर H+ आयन होता है। ये H+ आयन के ऊपर क्या आवेश है? हाँ है। अब जहां पर बेटा आवेश होगा वो विद्युत धारा प्रवाह कर देगा, वो विद्युत धारा प्रवाह कर देगा। ठीक है। ओए होए, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। इन पॉइंट्स में कोई दिक्कत है क्या? इन पॉइंट्स में कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहां तक की कहानी क्लियर है कि नहीं सबको? जल्दी बताओ, यहां तक की कहानी क्लियर है कि नहीं सबको? थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो।
कल शाम आंखों पर। ये सर क्लियर, सुजाता तिवारी। क्लियर है सर, वेरी गुड। हाँ वाईटी में ही पढ़ाया होगा, बट यहाँ पर कुछ कुछ चीजें बेटा मैं बता रहा हूँ ना, कुछ कुछ चीजें एडिशनल भी मिल जाएगी तुम लोगों को, क्योंकि वहां पर सारी चीजें तो अपन कवर नहीं कर सकते। हम्म। और वो काफी फास्ट भी होगा। अभी अपन क्या करेंगे, बहुत हौले हौले मोहब्बत के साथ। 90.4% बच्चों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड, कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। अम्ल। अम्ल क्या बोल रहा हूं मैं, अम्ल। अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अम्ल धातुओं के साथ क्रिया कर कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इंपॉर्टेंस काफी अच्छी है इसकी, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, खुद सोचो। तो कोई अम्ल ले लेते हैं, बताओ कौन सा ले लें, पहले धातु ले लो, कौन ले लें। मान लो जिंक ले ली तुमने, क्या ले ली, जिंक, है ना। क्या ले ली, जिंक ले ली। एक और क्या ले ले, आयरन ले लो सर। क्या ले ले, आयरन ले लो। और तीसरी ले लो तुम कॉपर, कौन ले लो, कॉपर। बताओ ये सब धातुएं कौन सी अवस्था में होगी, ठोस अवस्था में। कौन सी अवस्था में होगी, ठोस अवस्था। अच्छा, जब मैं इसके साथ ले लेता हूँ HCl, कौन सी धातु ले लेता हूँ, HCl। HCl कौन सी अवस्था में होगा बेटा, अम्ल है तो एक्वस। इसके साथ भी क्या ले लें, HCl ही ले लें, चलो तुम कह रहे हो तो HCl ले लेता हूँ। HCl कौन सा ले लो, एक्वस, है ना। फिर कॉपर के साथ क्या ले लें अपन, इसके साथ भी HCl ही ले लो सर, कौन सा होगा, एक्वस। ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर 2 2 अपन इसलिए लेंगे तो क्योंकि हाइड्रोजन 2 के फॉर्म में निकला, H2 के रूप में निकलेगा, H2 गैस के रूप में निकलेगा। तो ZnCl2 बनता है, जिसका नाम है जिंक क्लोराइड। क्या है, जिंक क्लोराइड। अच्छा, जिंक क्लोराइड क्यों लिख रहा हूं बेटा, ZnCl2 बना, साथ में क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ये कैसा होगा, एक्वस होगा, AQ होगा। अच्छा, Fe+Cl, तो ये बना लेगा FeCl2, जिसको अपन बोलेंगे आयरन क्लोराइड। क्या बोलेंगे, आयरन क्लोराइड। और कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, H2। अच्छा, तीर का निशान ऊपर भी बनाते थे ना, जिससे पता चल जाए गैस क्या जा रही है, ऊपर जा रही है। यही बताया था। अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, रिवीजन कर रहे होंगे तो ठीक है, नहीं तो बाबू सोना में लगे होंगे तो कैसा होगा। ये क्या बनाएगा, CuCl2 एक्वस। क्या बोल रहा हूं मैं, CuCl2 एक्वस प्लस चैट ऑफ प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ये क्या होगा हमारा, अच्छा, इसको मैं बोलता हूँ जिंक, ये लिख दिया मैंने। ये हमारा होगा हाइड्रो क्लोरिक, क्लोरिक अम्ल। ये होगा हमारा हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। ये होगा हमारा आयरन, कैसा होगा, आयरन। ये हमारा कॉपर। ये हमारा क्या है, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा, ये हमारा क्या होगा, कॉपर क्लोराइड। अच्छा, कॉपर क्लोराइड। और ये होता है हमारा हाइड्रोजन गैस। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। बताओ मुझे, क्या ये तीनों रिएक्शन सही लिखी है, क्या ये तीनों रिएक्शन सही लिखी है, तीनों अभिक्रिया क्या सही लिखी है, तो ये पहली अभिक्रिया हो गई, क्या सही लिखी है, क्या ये पहली अभिक्रिया सबको सही है, ठीक है। क्या ये पहली अभिक्रिया सबको सही लग रही है,
क्या ये पहली अभिक्रिया सबको सही लग रही है? अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या दूसरी अभिक्रिया सबको सही लग रही है? ठीक। क्या तीसरी अभिक्रिया सबको सही लग रही है? क्या तीसरी अभिक्रिया सबको सही लग रही है? क्या थर्ड वाली अभिक्रिया सबको सही लग रही है? तो बेटा ये है हमारी गलत अभिक्रिया। अब ये गलत क्यों है ना? ये गलत क्यों है तुम लोगों को अगर मैं बताऊं तो ये गलत इसलिए है, यहां पर लिख देना ऐसे करके, गलत गलत गलत। क्यों गलत है? क्योंकि बेटा जो यहां पर कॉपर है वो कम क्रियाशील है हाइड्रोजन से, तो विस्थापित वो धातु, ऐसी धातु, ऐसी धातु जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, ऐसी धातु है जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, वही डिस्प्लेस कर सकती है, वही हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। क्रियाशील है वही, अगर हम बात करें है ना, अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त का, और वही धातु जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है वही कर सकता है। ये वाला करेगा क्या? नहीं। ये वाला करेगा क्या? नहीं नहीं। ये वाला करेगा क्या? नहीं नहीं नहीं। बहुत बढ़िया। ये वाला करेगा क्या? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, चीजें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये चीज जो थी वो तुम लोगों को पता होना चाहिए, तुम लोगों को पता होना चाहिए, है ना। कई लोग अगर लिख दे, अच्छा यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सही बात थी सर, आयरन जो था वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील था, तो ये कहानी जम गई। हमारा जो हमारा जिंक था सर, जिंक तो था, तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील था, यहाँ पर बात जम गई। लेकिन कॉपर वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील नहीं था, हाइड्रोजन उससे ज्यादा क्रियाशील था, तो कॉपर उठा सकता है क्या उसको? हटा सकता है क्या? जल्दी बताओ, हटा सकता है क्या? नहीं बता सकता, है ना। अच्छा, एक और चीज ध्यान से सुनो, यहां पर एक अम्ल होता है ना, एक नोट करके लिखना, एक नोट करके लिखोगे तुम लोग, क्या लिखोगे? नोट। अब ध्यान से सुनना मैं क्या लिखवा रहा हूं। नाइट्रिक अम्ल, है ना, ये चीज बुक में अगर लिखी हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूं। नाइट्रिक अम्ल धातुओं से अभिक्रिया कर, अभिक्रिया कर, नाइट्रिक अम्ल धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। अब ये क्यों नहीं करता सर? ये भी तो एक अम्ल है। हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, मुक्त नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है वो तुम लोगों को मैं बताता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी धातु के साथ अभिक्रिया हुई और वहां पर क्या हुई, वहां पर हाइड्रोजन गैस निकली, भाई नाइट्रिक अम्ल ने भी अभिक्रिया करी किसी धातु के साथ और वहां पर हाइड्रोजन गैस निकली, क्या निकली? हाइड्रोजन गैस निकली। पर नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस से मुक्त इसलिए नहीं करता है क्योंकि क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो निकली, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल जो क्या होता है बेटा? HNO3। नाइट्रिक अम्ल जो कि क्या होता है? HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, एक प्रबल ऑक्सी ऑक्सीकारक है। तो ये प्रबल ऑक्सीकारक, इसका मतलब क्या है? ये जो हाइड्रोजन गैस निकली ना किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और किसी भी धातु के बीच में, वो उसको क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा और किस में बदल देगा? जल में बदल देगा। किस में बदल देगा? जल में बदलेगा। तो ये थी हमारी हाइड्रोजन, और इसका क्या कर दिया उसने? ऑक्सीकरण, और किस में बदल दिया? जल में बदल दिया। यहां पर क्या हो गया? यहां पर हुआ ऑक्सीकरण। क्या हुआ? ऑक्सीकरण। तो जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसको ये ऑक्सीकृत कर देता। तो ये क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है और यह उत्सर्जित हाइड्रोजन गैस को, या अगर बात करें उत्सर्जित हाइड्रोजन गैस को, या फिर हाँ ठीक है हाँ, तो ऐसे, और यह हाइड्रोजन गैस को, हाइड्रोजन गैस को जल में ऑक्सीकृत कर देता है, जल में ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत कर देता है। तो ये चीज पता होना चाहिए। अच्छा, ऐसी दो धातु हैं, मतलब देखो इसका भी अपवाद है, कुछ धातु ऐसी है, मतलब अपवाद की अगर मैं बात करूं तो एक है मैग्नीशियम,
और मैंगनीज, क्या बोल रहा हूं, मैग्नीशियम और मैंगनीज HNO3 के साथ, मतलब नाइट्रिक अम्ल के साथ, ये दोनों कर देते हैं भाई के साथ हाइड्रोजन गैस, अगर बात करें, का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं। मतलब ये दोनों करते हैं लेकिन बाकी धातुएं नहीं कर सकती है, बाकी धातुएं नहीं कर सकती। तो ये किसको पता हो गया, तुम लोगों को पता चल गया। अच्छा, क्या आयरन कर सकता है? नहीं। क्या जिंक कर सकता है? नहीं, है ना, कोई नहीं कर सकता। सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज जो होता है, मैंगनीज क्या होता है हमारा Mn, है ना, इनके सिंबल बता दूं तो मैग्नीज होता है Mn और मैग्नीशियम होता है Mg। क्या होता है? Mg। ये दो ही कर सकते हैं, बाकी जहां हाइड्रोजन गैस निकलती है वो क्या कर देता है, उसको ऑक्सीकृत कर देता है। क्या कर देता है? ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, तो ये पंख पक्का एक बहुत तगड़ा सा, अगर हम बात करें, कॉन्सेप्ट था जो तुम सभी को समझ में आया होगा। आई होप सबको क्लियर है। क्या सबको क्लियर है मैंने क्या बताया, है ना? क्या सबको क्लियर है मैंने जो बताया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। आई होप सब लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्लियर सर। मतलब सीधी बात है कि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है, मतलब ये चीजों को ऑक्सीकृत कर देता है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकलती होगी किसी धातु नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से, ये उसको क्या कर देता था? ऑक्सीकृत कर देता, किसमें? जल में। तो वहां पर जल का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? जल का निर्माण हो जाता है। बट हाँ, दो धातुएं ऐसी हैं जिनके साथ हाइड्रोजन गैस निकल जाती है ना, जो मैंने बताया, मैंगनीज और मैग्नीशियम, मैंगनीज और मैग्नीशियम। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। कोई टेंशन की बात है नहीं है? पक्का? हाँ, चलो, हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। अम्ल, एक और क्वेश्चन करते हैं, मतलब एक और पॉइंट है। अम्ल कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मुक्त करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट है। एक एग्जांपल ले लेते अपन NaHCO3, जिसको मैं क्या बोलता हूं? सोडियम, क्या बोलता हूं? सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोल रहा हूं मैं? कार्बोनेट। अच्छा, इसकी अभिक्रिया करवा दो, चलो ये पाउडर फॉर्म में ले ले रहे हैं अपन। इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं अपन किसके साथ? इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं अपन HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ। ठीक है, HCl कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको अपन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये होता है। जब इन दोनों के बीच की अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक लवण का निर्माण होता है जो होता है हमारा NaCl। कौन सा होता है? NaCl, एक्वस, जिसको मैं बोलता हूँ सोडियम क्लोराइड। क्या बोलता हूँ? सोडियम क्लोराइड। और किसका चीज का निर्माण होता है? और बनता है, बताओ कौन सी चीज बनता है? जल, जो होती है H2O, जल, लिक्विड। और क्या बनता है? गैस बनती है जिसका नाम है CO2 गैस, जिसको कोई पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। समझ में आया? तो जब भी कोई, हम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो या कार्बोनेट ले लो, उसके साथ कौन सी गैस का निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। अच्छा, एक और चीज समझ लो, कार्बोनेट ले लें अपन, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, इसी को अपन खड़िया बोलते थे, इसी को अपन चूना पत्थर बोलते थे। समझ गए? कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट का ही अंडे का कवच तुम लोगों ने सुना है? अंडे का कवच जो होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। इसकी फिर HCl से अभिक्रिया करवा दो। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 2HCl लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बनता है, यहाँ पर बनेगा, पता है तुम लोगों को? यहाँ पर निर्माण होगा मेरे बच्चे, यहाँ पर निर्माण होगा हमारे कैल्शियम क्लोराइड का। किसका निर्माण होगा? कैल्शियम क्लोराइड का, जो होता है क्या? CaCl2, CaCl2। नाम क्या है इसका? कैल्शियम क्लोराइड। अच्छा, अंडे का कवच किसका बना होता है? हमारे कैल्शियम कार्बोनेट का। संगमरमर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है।
हमारा खड़िया क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चूना पत्थर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चीजें क्लियर हुई? चीजें क्लियर हुई? क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर। CO2 क्या हो जाएगा? कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मजा आ गया भाई, चलो मजा आ गया। एक्सपेरिमेंट करा जाए। तुम लोगों को जोश नहीं दिखता तो मेरे को दिमाग खराब हो जाता है। इतने अच्छे से बताता हूँ मैं एक्सपेरिमेंट करा जाए, फिर भी तुम मुंह उठा के बोल देते हो नहीं सर, ठीक है सर, कर दो सर, ओके सर, हमारा क्या सर। चलो तो मैं इसके अंदर है ना थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मैंने इसके अंदर ले लिया। कौन सा हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया। एग्जाम्पल समझते हैं ना? एक हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, क्या है हमारा? हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये है। अब इसके अंदर मैं एक अम्ल डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ? एक अम्ल डाल रहा हूँ। चलो डालते हैं। यस 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 यस। क्या बोलता है? एक अम्ल डाल रहा हूँ, है ना। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसके अंदर एक अम्ल डाल रहा हूँ। अम्ल मेरा विनेगर है, सस्ता वाला। हाथ पे भी गिर गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं ज्यादा। देखो CO2 गैस निकल रही है, दिख रही है? देखो टेस्ट ट्यूब के बाहर आ गई, हाथ पे आ गई। देख पा रहे हो? अपने आप निकल रही है, अपने आप निकल रही है। यस यस यस, थोड़ा सा और एसिड डालते हो। देखो देखो, फिर निकली निकली, देखो ये। ओए होए होए होए, ओए होए होए होए। इतनी सारी डाल दी अब। ऐसा इतनी मत डाल देना, कभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लो, हाथ जला लो। मैं तो कुप्पा भर भर के डाल रहा हूँ, ठीक है। मैं तो कुप्पा भर भर के डाल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन तुम मत डालना, नहीं एसिड गिरा लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उन्होंने कहा सर, अरे सर गिरने दो। ले स्कूल वगैरह में चले जाओ और बोल दो कि सर अरे मेरे को तो आता है, मेरे स्कूल वो ऐप वाले सर ने सिखाया था, PW वाले सर ने सिखाया था, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रखना। ये कुछ चीजें थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए। पक्का? आ गया? कैसे हुआ, ऐसे हुआ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से मिला। कौन मिला? बेटा HCl मिला। लवण जल कार्बन, लवण जल CO2 बेटा उधर बना। ऐसे पढ़ ले, बाबू से बात ना कर बच्चे, नहीं तो। ठीक है। अच्छा एक बात करो, इसमें एक बात याद रखना, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कैसे रूप में निकली थी? तीव्र बुदबुदाहट के साथ निकली, तेजी से बुलबुले निकले थे, है ना। और जब भी तीव्र बुदबुदाहट के रूप में से बनती है, इसको अपन क्या बोलते हैं? तरल से गैस का छोटे छोटे बुलबुलों में तेजी से बाहर निकलना, ठीक है। हाँ, तो ये एक जो बहुत तीव्र बुदबुदाहट थी, उसको तो पता होना चाहिए तुम लोगों को। अच्छा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो CO2 गैस निकली थी ना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली थी, अगर तुम लोगों को थोड़ा सा याद हो तो मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ाया था कि जो लाइम वाटर होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ऊपर मत पढ़ना कुछ, मैं तो 100 बार बोल रहा हूँ, ऊपर मत पढ़ना, पहले इधर देखो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बेटा, इसके ऊपर मैं जब CO2 गैस प्रोवाइड करता हूँ, कौन सी गैस प्रोवाइड करता हूँ? CO2 गैस प्रोवाइड करता हूँ। ये क्या होता है मेरा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब बच्चे ये अभिक्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये निर्माण करता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जो होता है CaCO3, जो होता है ठोस अवस्था में। अब तुम लोगों को अगर मैं बताऊं क्या बनता है कैल्शियम कार्बोनेट,
कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैसा बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये चूने का पानी था, ये क्या था? चूने का पानी। जैसे इसके अंदर अपन ने क्या डाली? CO2 डाली। क्या डाली? CO2 डाली। ठीक, कैसा बन गया भाई? कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, साथ में जल का निर्माण हुआ, है ना। ये क्या बना? जल बना, जिसके कारण कैल्शियम कार्बोनेट अगर मैं तुम लोग बताऊं कैसा रंग का होता है? सफेद। कैसा होता है? सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद होता है। तो दूधिया पानी कैसा हो जाता है? दूधिया किसके निर्माण के कारण हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण। बट क्या हो कि अब जो कैल्शियम कार्बोनेट बना, देखो पहली स्टेप तो ये हो गई, हमने CO2 गैस प्रवाहित करी। सो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के, किसके? चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो रंग कैसा हो जाता है? रंग दूधिया हो जाता है, क्योंकि वहां कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर घुलता नहीं है, डिसॉल्व नहीं होता, अघुलनशील है। देखो ठोस है, अघुलनशील है, इसके अंदर घुलता नहीं है। तो ये कैसा हो जाता है अगर हम बात करें? ये हो जाता है हमारा दूधिया। कैसा हो जाता है? दूधिया। मैं चैट ऑफ करूंगा समझाने के लिए, ध्यान से समझ। शुरू में चूने का पानी था, जो कार्बन डाइऑक्साइड अभी निकली ना हाइड्रोजन कार्बोनेट और जल अम्ल की अभिक्रिया से, तो वो CO2 को हमने जब किसके अंदर प्रवाहित किया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के अंदर, तो वो कैसा रंग का हो जाता है? दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है? दूधिया, है ना। तो इससे तुम चेक कर सकते हो कि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी कि नहीं। ठीक है, अब क्या करो? अब क्या हुआ कि जब, अब क्या हुआ मेरे सेकंड स्टेप में? सेकंड स्टेप में क्या हुआ? ये तो फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में क्या कर दिया हमने? और अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दी, मतलब इसके अंदर हमने और CO2 डाल दी। तो इसमें क्या होगा कि जो तुम्हारी कैल्शियम कार्बोनेट बना था ना, जो CaCO3 बना था, जो क्या था हमारा, जिसके कारण रंग दूधिया था, है ना, जो अघुलनशील था, पानी में घुला नहीं था, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था ना, इसमें तुम और CO2 अगर तुमने गैस प्रवाहित कर ली, और जल वहां पर है ही, तो ये दोनों मिलकर, ये तीनों मिलकर निर्माण करते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, CaHCO3 का। और ये जो होता है ये पानी में घुल जाता है। किस घुल जाता है? पानी में घुल जाता है। अब बताओ पानी में जब ये घुल जाएगा, बताओ जब ये पानी में घुल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट अगर पानी में घुल जाएगा, तो बताओ रंग रहेगा दूधिया? नहीं, अब वो रंगहीन हो जाएगा, है ना। ये क्या था? जल था, ये हमारी CO2 थी, इसको अपन ने बोला कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहानी क्या सीखी तुम लोगों ने? कि जब हमने थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करी तो वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, लेकिन तुम्हारे अंदर तो और कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करना था, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट फिर से कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण कर लिया, जो जल में घुलनशील है। आधिक्य में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर किया जाता है, तब वह दूधिया रंग क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, क्योंकि वहां कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है, जो एक जल में घुलनशील पदार्थ है। ये था क्या? नहीं, इसके कारण दूधिया दिखता था, लेकिन ये है क्या? हाँ है। तो ये डीप की कहानी थी, है ना। अब तुम लोगों को इसका आंसर मुझे देना है कि तुम लोगों को सबको चमका कि नहीं, सबको चमका कि नहीं, जल्दी बताओ। मेरा दिल खुश हो जाएगा अगर हाथ ऊपर कर दिया था, हम सब कर दिया था। बताओ। कल्ला के लबदा फिरे, कल्ला ने ओने आ, बेटा बेटा तू पढ़ ले, ओ बेटा पढ़ ले बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 बहा, वहां दूधिया रंग तुझे को मिल जाए, वो दूधे ये कैल्शियम कार्बोनेट में और CO2 में ला, साथ में जल की मात्रा को तू बढ़ा ले, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बने, जो पानी में है बेटा घुले, रंग हो जाए रंग ही, इतना बेटा कंसेप्ट तू समझ ले, ओ शो रिजल्ट मैंने देखा मात्र 85% को समझ आया, ऐसे कैसे चलेगा मेरे बच्चे। पर अच्छा एक बात बता ना, तुम लोगों से मुझे ये भी पता है कि तुम लोगों ने 60-70% बच्चों ने को ये समझ में आया होगा, बाकियों को नहीं आया होगा। मतलब 60 से 70% बच्चों को नहीं, समझ तो सबको आया होगा। 60 से 70% बच्चे जो होंगे ना, वो बच्चे क्या हुआ होंगे जिन्होंने पिछला लेक्चर, अच्छा एक बात बता ना, बैकलॉग कितने ने क्रिएट करके खत्म करके रखा है? बैकलॉग बताओ, बैकलॉग कितने बच्चों ने खत्म करके रखा है? ठीक है,
बैकलॉग कितने बच्चों ने खत्म करके रखा है, मुझे ये बताओ। सबका बैकलॉग क्लियर है कि नहीं, मतलब पिछला सबका बराबर है कि नहीं, जल्दी बताओ। लो मैंने स्टार्ट कर दिया। सबका बेल बराबर है कि नहीं, जल्दी बताओ। सर जी आप क्या गाना गाते हो, इतना खराब गाना गाते हो। एंड करो बेटा, तू भग जा पायल, दिख मत जाना, मेरे नजरों से दूर हो जा। देखते हैं कितने बच्चों का बैकलॉग क्लियर है। सोचो बैकलॉग जिनका क्लियर है, जिनका नहीं भी क्लियर है वो भी चीजें समझ पा रहे हैं। समझ पा रहे हो, तो कितनी बड़ी बात है। देख लेना वो 85% के समथिंग ही आंसर आएगा, उससे भी कम आ सकता है। जिसका नहीं है नीचे कर देना। आई लव यू बेटा। ये देखो 83%, मैं क्या बोल रहा हूँ, 83% बच्चों को बैकलॉग क्लियर, बाकी 16% ऐसे ही। तो बेटा बैकलॉग खत्म करो, नेक्स्ट लेक्चर की डेडलाइन फिर से दे रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर तक सारा के सारा बैकलॉग क्लियर करना चाहिए, ठीक है। और मुझे खुद बताओगे तुम लोग कि हाँ सर बैकलॉग कंप्लीट हो चुका है। चलो अगले की बात करते हैं अपन, अगला पॉइंट लेकर आते हैं। अगला पॉइंट कहता है हमारा किसका, ध्यान से सुनना। अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, जल का निर्माण करता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखो ध्यान से, फॉर एग्जांपल मेरे पास बेटा NaOH है, क्या है, NaOH है। NaOH जो होता है इसको मैं बोलता हूं सोडियम, क्या बोलूं बताओ, हाइड्रोक्साइड, क्या बोलूं, हाइड्रोक्साइड। अब जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बेटा, वो अभिक्रिया करता है किसके साथ, वो अभिक्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, जो होता है HCl एक्वस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहां पर निर्माण होता है एक चीज का जो होता है NaCl, जिसको मैं बोलता हूं सोडियम क्लोराइड, क्या बोलता हूं बेटा, सोडियम क्लोराइड। और साथ में एक चीज का निर्माण होता है, वो होता है जल। अब चूंकि जल जो है वो क्या है, एक उदासीन पदार्थ है। जल जो है उदासीन पदार्थ है, ना जो अम्लीय है ना क्षारीय, ये कैसा होता है, उदासीन पदार्थ है। यही कारण है कि इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ पर क्या होता है, जो अम्ल होता है वो क्षार के प्रभाव को, और जो क्षार होता है वो अम्ल एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करते हैं और एक उदासीन पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो क्या होता है हमारा जल। क्या होता है जल, क्या होता है जल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई क्षार होता है बेटा, वो क्षार मिलकर क्या बनाता है, क्षार क्या देता है, OH देता है, और अम्ल क्या देता है, H+ देता है। तो कुछ सोचो ना, अगर H2O को मैं ऐसे लिख दूं HOH, H2O वही तो है, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, तो H2 हो गया और O हो गया। तो जल क्या होता है, अम्ल का H+ आता है और जो क्षार आता है उसका OH आता है, तो ये एक दूसरे को मिलकर क्या बनाते हैं, जल का निर्माण करते हैं। मतलब ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। जैसे बेटा अगर खुद सोचो, ये हमने क्या बनाया था बताओ, फिनोप्थिलीन कौन से विलियन में था जब उसका माध्यम कैसा हुआ था, गुलाबी, जल्दी बताओ। फिनोप्थिलीन कौन से रंग में था जब उसका माध्यम कैसा था, गुलाबी। हे भगवान गलती हो गई, मैंने पूरा विनेगर मेरे ऊपर डाल दिया। मम्मी कूटेगी, मम्मी कूटेगी भाई, मम्मी कूटेगी रे भैया, आपका होगा। तो साला दूर दूर तक पूरा कहीं जाऊंगा तो विनेगर आए। मम्मी कूटेगी रे भैया, आप दादा रे दादा बचाओ रे। किसमें था, क्षार में, चलो ठीक है, तुम लोगों के लिए भी कर लें। हाँ ठीक है यार, क्षार था। अब बताओ मैं क्षार के अंदर अम्ल डालूंगा, क्षार के अंदर अम्ल डालूंगा, किसका निर्माण होगा भाई, जो पहले क्षारीय माध्यम था अब वो क्या लगे लगेगा, उसको उसको निष्क्रिय करने लगेगा हमारा अम्ल। जो क्षारीय माध्यम था उसको निष्क्रिय करने लगेगा हमारा अम्ल। देखो मैं डाल रहा हूं थोड़ी देर में,
हुआ गायब? अरे गायब हुआ? गायब हुआ मतलब हमारे क्षारीय माध्यम को क्या कर दिया उसने, अम्ल ने उदासीन कर दिया, उसने उसके प्रभाव को निष्क्रिय कर दिया। सेम चीज, सेम चीज अगर तुम लोगों को फिनॉल मिथाइल ऑरेंज के साथ तो याद हो, तो मिथाइल ऑरेंज में भी हमने क्या डाला था, अगर हम बात करें, हमने मिथाइल ऑरेंज जब क्षारीय माध्यम में डाला था तो वो कैसा हो गया था बताओ? वो हो गया था सर हमारा, अगर मैं बात करूं येलो, पीला। अब जब पीला जो था, पीले के अंदर बेटा मैं वापस अम्ल डाल दूं तो बताओ माध्यम कैसा होने लगेगा, उदासीन होने लगेगा, तो धीरे से ऑरेंज होगा। और अगर ज्यादा अम्ल डाल दिया तो कैसा हो जाएगा, लाल, क्योंकि माध्यम क्या हो जाएगा, अम्लीय। देखो देखो थोड़ी देर में लाल होने वाला। पहले तो क्या होगा, ये ऑरेंज हुआ, क्या हुआ, ऑरेंज। ठीक है, अब थोड़ी देर में कैसा हो जाएगा, लाल। तो तुम देख रहे हो कि क्षार के प्रभाव को नष्ट कर दिया, क्षार के प्रभाव को कम कर दिया किसने, हमारे अम्ल ने। किसने, हमारे अम्ल ने, हमारे अम्ल ने। तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या करा करते हैं, नष्ट करा करते हैं। ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या करा करते हैं, नष्ट करा करते हैं। आई होप तुम लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से चमक गई होगी। आई होप तुम लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से चमक गई होगी। क्लियर है? पक्का? पक्का भाई? बताओ बताओ बताओ, क्लियर है? यार मेरे को तब मम्मी बोलेगी क्या लगा कर आया तू पूरे में। और आकाश भाई तो बोल, आकाश सर को मत बताना मैंने उनके क्लासरूम में विनेगर गिरा दिया था, ठीक है? आकाश सर को मत बताना, उनसे साफ करवा लूंगा, बोल दूंगा कि क्या करा तुमने। ठीक है बेटा? चल, बहुत बढ़िया, मैजिक मैजिक। तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। इसको अपन बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो जब भी कोई अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो निर्माण करेंगे लवण और जल का, जिसको अपन बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। हल्की सी क्लास, थोड़ी सी और लंबी चलेगी, मतलब मुश्किल से 10 मिनट, है ना? 10 मिनट और दे दो, 10 मिनट में अपन खत्म कर देंगे। चलो अच्छा, अब ध्यान से सुनो। अम्ल जो होते हैं, अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। अर्थ करते हैं, अर्थात धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब देखो ध्यान से, मैं फॉर एग्जांपल बेटा, मैं ले रहा हूं एक धातु का ऑक्साइड, जैसे कैल्शियम एक धातु होती है, उसका ऑक्साइड हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, है ना? ये भी नहीं पता तुम लोगों को, अगर मैं बताऊं ये भी नहीं पता तुम लोगों को, तो मैं तुम लोगों को बताऊं बहुत प्यारे से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं किसका, मैं ले लेता हूं Na2O। सोडियम एक धातु होती है, धातु का ऑक्साइड क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड। ये क्या है, सोडियम एक धातु है ना? ठीक है, नहीं पता तो अभी समझ लो, आगे बताऊंगा मैं जब नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे क्या होती है धातु, बहुत अच्छे से डीप में। तो सोडियम ऑक्साइड जो होती है वो धातु होती है, इसका अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं किसके साथ, HCl के साथ। किसके साथ, HCl के साथ। तो ये बेटा निर्माण करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया हमारा, क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा, तो ये कहता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर देखो दो, एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन को कितने हाइड्रोजन चाहिए जल बनाने के लिए, तो दो, तो ये से 2 लिख लो। तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे, H2O बना लेंगे। और तुम लोग पता है सोडियम और क्लोरीन बना मिलकर बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl। ये क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये क्या होता है बेटा, एक लवण होता है। क्या होता है, एक लवण होता है, बताएंगे बहुत अच्छे से। लवण मतलब अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से एक चीज, उदासीन पदार्थ बनता है जल, और उसके साथ एक पदार्थ का निर्माण होता है जिसको अपन बोलते हैं लवण। अब एक बात बताओ, यहां पर एक अम्ल है, क्या है बेटा, एक अम्ल है, जो किसी के साथ, किसी के साथ, मैं नहीं बोलूंगा ये क्या है, किसी के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण कर रहा है। ये क्या होना चाहिए बताओ, ये क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ भाई। अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करेगा, अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करेगा, ऑब्वियस सी बात है सर, ये एक क्षारीय पदार्थ होगा। क्या होगा, एक क्षारीय प्रकृति का होगा, क्षारीय पदार्थ का होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये क्षारीय प्रकृति का होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कोई टेंशन की बात है क्या? अच्छा, बैलेंस करने के लिए अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर, 2NaCl। क्या लिख देंगे, 2NaCl। चलो क्लियर है, पक्का? कोई टफ चीज है क्या? नहीं। अच्छा, एक और तरीका है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ कि भाई कोई चीज अम्लीय है या क्षारीय, तुम लोग बताता हूँ ध्यान से सुनो। देखो, जब भी कोई धातु का ऑक्साइड है ना, Na2O है ना, तो इसके ऊपर क्या डाल दो, ये CaO है, बताओ। CaO है, तुम लोगों को पता है धातु है या धातु, है ना? ये तो पता है ना, कैल्शियम धातु होता है, ऑक्सीजन अधातु होता है। नहीं पता तो क्या कर दो, पानी डाल दो। क्या डाल दो, पानी डाल दो। पानी को कैसे डालोगे, HOH, HOH H2O ही होता है।
तो H किसको दो, इस O को, और एक OH इधर आ गया, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, CaOH होल ट्वाइस। तो ये अभिक्रिया जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार का ही निर्माण करते हैं। जैसे Na2O होता ना बेटा, वो जल के साथ अभिक्रिया करता और निर्माण करता NaOH का। ठीक है, तो ये जल के साथ अभिक्रिया करके जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षार का ही निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, क्षार का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, क्षार का निर्माण करता है। आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होगी, आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होगी, आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलो, अब इस पोल का आंसर दोगे तुम लोग। अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करके कौन सी अभिक्रिया करते, बताओ कौन सी अभिक्रिया थी। ठीक है, हाँ भाई बताओ बताओ बताओ। भीगा आसमां पढ़ ले बेटा यहाँ, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर अरे पोल ही खत्म नहीं होता, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती। शो रिजल्ट, शो रिजल्ट। 88.87% बच्चे बोल रहे हैं सही। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज और है, 10 NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन को पूर्णतः उदासीन करता है। मतलब NaOH है बेटा मेरे पास ना, एक तरफ है HCl। अब NaOH का 10 ml, कितना ml, 10 ml HCl के 8 ml को उदासीन करता है। तो NaOH का 20 ml HCl के कितने ml को उदासीन करेगा, तो इसको x मान लो। अब मुझे आंसर बताओ भाई, 10 ml कितने को उदासीन करता है, 8 को। 20 ml कितने को करेगा, ये पूछा है यहाँ पर। पूरा विनेगर महक रहा है। अगर धोखे से ना किसी, अभी ट्रेन से जाऊंगा मैं, तो कोई सुंदर कन्या मेरे बाजू में आकर बैठ गई, वो बोलेगी क्या भाई विनेगर खाते हो क्या, विनेगर पीते हो, सेव वाटर ड्रिंक विनेगर। हम्म, मैं तो बोल दूंगा तुम लोगों का इनाम ले दूंगा, ये चिलगोजो ने बोला था मेरे से। तो इसको x मान लो, देखो x का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो जाएगा, ये हो जाएगा 10x। ऐसा करो, 10 8 देता है तो 20 कितना देगा, x देगा। तो x का मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो बराबर हो जाएगा 8 × 20, 20 × 8। और अब देखो ध्यान से, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 × 8 डिवाइडेड बाय 10। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। 81.31% बच्चों ने आंसर दिया सही। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। चलो, अब एक और बात बताऊं कि जो अम्लों की प्रकृति होती है वो काफी ज्यादा संक्षारक होती है। संक्षारक मैंने तुम लोग बताते ना, जैसे कि अगर किसी धातु वगैरह के ऊपर डाल दोगे तो उसको भी एक तरीके से गलाना स्टार्ट कर देगी या छनाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो खनिज अम्ल त्वचा पर गंभीर जलन पैदा करते हैं और कपड़े, लकड़ी, धातु संरचनाओं और पत्थर के काम जैसी सामग्री का क्षरण करते हैं, इसलिए इन्हें संक्षारक कहते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, उनका क्षरण करा करता है। तो ये जो चीज थी, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज थी, आई होप क्लियर हुई होगी। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करता है। अंडे का पिसा हुआ कवच किसका बना था, कैल्शियम कार्बोनेट का। अब मैं बता देता हूं बस। अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को क्या कर देती है, दूधिया कर देती है। तो इस विलयन का नाम बताइए, इस विलयन में क्या होगा। तो ऐसा कौन सा विलयन है जिसको अंडे के कवच में हम डाले, तो जो ऐसी गैस का निर्माण कर दे जो चूने का पानी को दूधिया कर दे, चूने के पानी को क्या कर दे, दूधिया। तो कौन सा विलयन होगा, उसका नेचर क्या होगा, तुम लोगों को पता ना। जल्दी से बताओ।
हाँ 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 हाँ। एक और हार्ट ब्रेक भाई, कि जो हमारा लक्ष्य सेन जी थे भाई, बहुत तगड़ा बैडमिंटन खेलते यार वो। मतलब टू बी ऑनेस्ट, मुझे बैडमिंटन इतना ज़्यादा पसंद नहीं था, ठीक है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट बहुत तगड़ा बैडमिंटन खेलते हैं। 79.82% बेटा। कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बोनेट से कौन सी चीज अभिक्रिया करे कि वो CO2 गैस रिलीज करे, क्योंकि चूने का पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी है? CO2 गैस। तो कार्बोनेट किसी अम्ल से अभिक्रिया करता था तो बनता था। अम्ल में एक ही दिख रहा है, वो HCl। भाई क्या ही बैडमिंटन खेलते हैं भाई वो, भाई साहब। मैंने उनका कल मैच देखा। हाँ मतलब वो मैच देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मतलब क्या पोटेंशियल है यार इंडियन क्रिकेट, मतलब इंडियन क्रिकेटर्स, इंडियन लाइक इंडियन प्लेयर्स के अंदर क्या पोटेंशियल है। हाँ अब ऐसा था कि हो भी सकता है कि देखो वहां पर जाकर हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता, टू बी ऑनेस्ट। और जब मैंने वहां पर उनका मैच देख रहा था, क्योंकि जब मैं आ रहा था तुम लोग मतलब क्लास लेने के लिए, ठीक है, कल की बात है, कल परसों की बात है, परसों की बात है शायद। तो वो जो मैच था वो सेमीफाइनल मैच था। अब सेमीफाइनल मैच के अंदर परसों की बात थी, तो उन्होंने है ना लाइक उनका मैं मैच देख रहा था, तो फर्स्ट मैच चल रहा था जिसमें 3 से 4 पॉइंट की उनकी लीड थी, ठीक है। और गेम पॉइंट जब आ गया था, मतलब उनको 1 पॉइंट गिराना था और वो जीत जाते, ठीक है, वो राउंड। उसमें मतलब कुछ पैनिक वगैरह कर गया या फिर जो भी था, क्योंकि पैनिक तो नहीं कहूंगा क्योंकि इतना मैच्योर्ड इंसान है, मतलब लाइक और कर जाएंगे आगे। भाई साहब उनका पोटेंशियल देखकर मजा आ गया। सेकंड राउंड आया, सेकंड राउंड में 7-0 से लीड चल रही थी। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, मतलब जो लक्ष्य सेन जी हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनको अपन बोला करते हैं बाजीगर। क्या बोला करते हैं? बाजीगर। तो मजा आ गया ओलंपिक में इंडिया को अगर एक मेडल मिल जाता, ठीक है, अगली बार ऑब्वियसली वो गोल्ड लाएंगे, मुझे पता है। लेकिन भाई साहब क्या पोटेंशियल है उसके अंदर। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। चलो बहुत अच्छे से एक ले लो बेटा। हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिख रहा हूं मैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तुम क्या ले लो? H2SO4 ले लो। तो ये बनाएगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4। साथ में बनेगा H2O लिक्विड। क्या बनेगा? H2O लिक्विड, 2H2O बनेगा। ठीक है ना भाई? ये सल्फ्यूरिक अम्ल। एक और कौन सा एग्जांपल लिख सकते हो? वही NaOH और HCl वाला। NaOH और HCl वाला। बस बेटा बस खत्म करने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम दे दो, बस 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। कैल्शियम सल्फेट और ये जल, है ना? ये क्षार था, ये अम्ल था, लवण और जल बन गए। एक ये दे दो NaOH। इन सभी के नाम लिखना है, होमवर्क है। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है, बताओ क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निर्माण करेगा NaCl का, जो क्या होता है? हमारा लवण होता है। साथ में किसका निर्माण होगा? जल का, जो क्या होता है? H2O होता है ना? तो ये सबके नाम नीचे नाम लिखना, होमवर्क है। ठीक है, चल बस 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 आखिरी क्वेश्चन है और फिर मैं खत्म करने वाला हूं। धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों से किस प्रकार की अभिक्रिया करते हैं? अभिक्रियाओं के लिए 2 समीकरण लिखिए, है ना? तो कैसे करते हैं भाई? अगर मैं तुम लोग बताऊं, जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण जल व कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैल्शियम कार्बोनेट ले लूं, या फिर मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लूं, मैं इसके साथ HCl ले लूं, और इसके साथ भी HCl ही ले लूं। तुम लोगों को पता है, तुम लोगों को पता है, बनेगा लवण जो होता है इसका CaCl2, साथ में बनेगा जल जो होता है H2O, और साथ में बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है हमारी CO2 गैस। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। वैसे यहां पर बनेगा NaHCO3, है ना? ये क्या है? NaHCO3।
इसको मैं बोलता हूं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या होता है हमारा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। फिर ये होगा हमारा जल, ये होगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, वैसे ही मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या बनेगा। यहाँ पर बनेगा NaCl, तुम लोगों को पता है इसको अपन बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर बनेगी CO2 गैस, जिसको अपन क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में बनेगा जल जो होता है लिक्विड। ठीक है, तो ये चीज है, इन सभी का नाम लिखना है। इसका नाम क्या मैं बता देता हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो कैसी लगी भाई आज की क्लास, बताओ, मजा आया? पक्का? कैसी लगी क्लास, मजा आया? ठीक है, तो आई होप तुम लोगों ने एंजॉय करा होगा, है ना, इस सेशन को। ठीक है, बिलाल सर की क्लास है, बिलाल सर मेरे ऊपर चीख रहे होंगे, फोन ऑन आने वाला होगा, पंकज भाई छोड़ छाड़ दो, वहां के बच्चे यहाँ आएंगे। ठीक है, हाँ भाई, वीर बैच की क्लास है, अच्छा SST की क्लास है ना, पक्का। चलो, तो इसी के साथ मैं लूंगा आप सभी से विदा। ठीक है, आई होप तुम लोगों को बहुत ज्यादा मजा आया होगा। बाय बाय, लव यू ऑल बच्चों, बैकलॉग कंप्लीट कर लेना, नहीं तो अगले लेक्चर के अंदर एकदम कूटे जाओगे।